तो नमस्ते सभी को और लेट्स गेट टेक्निकल श्रृंखला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं कविता अग्रवाल ईएसपी इन्वेस्ट की संस्थापक हूं और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करेंगे और वह है गति। तो हम स्विंग ट्रेडिंग में अल्पकालिक के लिए गति को इतना पसंद क्यों करते हैं, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। गति का अध्ययन करने के उद्देश्य से हम आरएसआई सापेक्ष शक्ति सूचकांक को देखते हैं, जो किसी भी व्यक्तिगत स्टॉक या सूचकांक किसी भी व्यक्तिगत उपकरण की गति का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक है। और आरएसआई के भीतर कुछ अवलोकन होते हैं जो बहुत उच्च मूल्य प्रदान करते हैं और उच्च भविष्यवाणी शक्ति रखते हैं। एक विचलन अध्ययन है, दूसरा रेंज शिफ्ट अध्ययन है। विचलन के बारे में आप में से कई लोग पहले से ही जानते होंगे। रेंज शिफ्ट एक अपेक्षाकृत नया अवधारणा है। मुझे इसके बारे में बाहर या इंटरनेट पर ज्यादा सामग्री नहीं दिखती, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ। एक चीज जो आरएसआई के बारे में बहुत आम तौर पर उपयोग की जाती है लेकिन वास्तव में कोई परिणाम नहीं देती, मैं आपको इसके बारे में भी बताने जा रही हूँ। तो इन सभी चीजों के अलावा मैं अंतिम 30 मिनट में आपके सवालों का भी जवाब दूंगी। तो सुनिश्चित करें कि आप पूरे सत्र के दौरान मेरे साथ बने रहें। तो हम शुरू करेंगे। पहले हम आरएसआई की अवधारणा को समझेंगे और इससे संबंधित कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों का जवाब देंगे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपनी स्क्रीन साझा करूंगी और मैं इस पेंट्स टूल से शुरू करना चाहती हूं, क्योंकि अवधारणाओं को थोड़ा विस्तार और थोड़ा प्रदर्शन की आवश्यकता है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करती हूं। अब आरएसआई के बारे में बात करते हुए यह मूल्य चार्ट है और इसके नीचे हमने आरएसआई को प्लॉट किया है। अब आरएसआई पर कुछ स्तरों का ध्यान रखना आवश्यक है। मैं 60 के स्तर और अंत में 30 के स्तर को प्लॉट करना पसंद करती हूँ। और आरएसआई के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बैंडेड इंडिकेटर है, कीमत के विपरीत ना, जिसका कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आरएसआई की एक ऊपरी सीमा होती है, यह 100 से आगे नहीं जा सकता और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे जिस तरीके से तैयार किया गया है। अब सापेक्ष शक्ति सूचकांक वास्तव में क्या करता है? 25 अवधि के आरएसआई के भीतर समय चाहे जो भी हो, यह पिछले 25 कैंडल्स को देखता है और उन अंतिम 25 कैंडल्स में यह आपके ऊपर दिनों की तुलना नीचे दिनों से करता है और औसत निकालता है। और यदि आपके ऊपर के दिन मजबूत रहे हैं तो आपका अनुपात बढ़ जाता है, यदि आपके नीचे के दिन मजबूत रहे हैं तो अनुपात घट जाता है, जिससे आरएसआई बढ़ता या घटता है। अब इस बहुत ही सरल गणितीय तर्क के कारण आरएसआई एक अग्रणी संकेतक है, क्योंकि यह कीमतों में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तनों को पकड़ने में सक्षम है जो दिन के अंत में एक प्रवृत्ति में परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। अब क्योंकि आरएसआई इन प्रारंभिक परिवर्तनों को पकड़ने में सक्षम है, यह हमें प्रारंभिक संकेत देने में सक्षम है। यह हमें वह संकेत कैसे देता है? अब जब आप आरएसआई की अवधारणा और हम सापेक्ष शक्ति सूचकांक शब्द का उपयोग क्यों करते हैं समझ गए हैं, तो सापेक्ष शक्ति का अर्थ हमेशा एक चीज की तुलना में दूसरी चीज के संदर्भ में होता है। आरएसआई केवल एक व्यक्तिगत उपकरण को देखता है। आप जानते हैं कि इसे सापेक्ष शक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊपर के दिनों की तुलना में नीचे के दिनों को देखता है। यह आरएसआई के बारे में जानने वाली पहली बात है और इसको एक बहुत ही संकल्पनात्मक स्तर पर जानना वास्तव में आपको सूचकांक के साथ अधिक निकटता से काम करने में मदद करेगा। तो जब आप आरएसआई का अध्ययन कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो पहले आरएसआई सकारात्मक विचलन के बारे में बात करते हैं। आरएसआई में सकारात्मक विचलन कब होता है? अब जैसा कि नाम से पता चलता है, एक सकारात्मक विचलन कुछ सकारात्मक होता है या इसे बुलिश विचलन कहा जाता है। मैं इसे सकारात्मक विचलन पसंद करती हूँ क्योंकि मैं संक्षिप्त रूप का उपयोग कर सकती हूँ। मैं एनबी का संक्षेपण उपयोग करती हूँ। अब बात अगर मैं इसे बुलिश विचलन और बियरिश विचलन कहूँ, यह बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा करना पसंद करती हूँ। अब सकारात्मक विचलन के मामले में क्या होता है? सकारात्मक विचलन के मामले में हमारी कीमत नीचे जाती रहती है, कीमत नीचे जाती रहती है। हम निम्न स्तरों को देख रहे हैं और कीमत एक निम्न निम्न एक निम्न निम्न और एक निम्न निम्न बनाती है। इसके विपरीत आपका आरएसआई ऊपर से नीचे आ सकता है और पहले एक निम्न निम्न बना सकता है जो 30 के स्तर से नीचे जा सकता है और फिर यह उठ सकता है और एक उच्च निम्न बना सकता है। तो कीमत पर आप एक निम्न निम्न देख रहे हैं और आरएसआई पर आप एक उच्च निम्न देख रहे हैं। यह एक सकारात्मक
सकारात्मक विचलन का गठन करता है। इसका क्या मतलब है? सकारात्मक विचलन का प्रकट होना यह संकेत देता है कि कमजोर गति कम हो रही है। इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम 3 में से 1 हो सकता है। पहली संभावना यह है कि कीमत साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकती है, यानी कमजोर गति कम हो रही है तो कीमत एक साइडवेज समेकन में जा सकती है, लेकिन उसके बाद कीमत गिरना भी जारी रख सकती है। दूसरी संभावना यह है कि कीमत उलट जाए और एक बुल रैली शुरू हो जाए। यह सबसे अच्छा परिणाम है। और तीसरा क्या है कि कीमत फिर से थोड़ी समेकित होती है, सही समेकित होती रहती है और फिर शायद यह ऊपर जाती है। सही। अब यह वास्तव में समझने के लिए कि संभावित परिणाम क्या है और आप किसके प्रति संवेदनशील हैं, यह बेहतर है कि आप एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाएं जो मेरे उन्नत विंग ट्रेड प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिखाया जाता है। लेकिन सकारात्मक विचलन के उद्देश्य के लिए मैं यहाँ परिणाम और निहितार्थों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको यह समझाने की आवश्यकता है कि यह आवश्यक नहीं है कि आप एक सकारात्मक विचलन देखें और इसका मतलब हो कि स्टॉक रैली करेगा, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा कि केवल 3 परिणामों में से एक में ही आप निश्चित रूप से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा वह जहाँ कीमत समेकन में चली गई और फिर शायद ऊपर चली गई। सही। या यह कि आपके अधीर होने का मौका है और आप स्टॉक छोड़ देते हैं या आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। कभी कभी एक सकारात्मक विचलन में कीमत थोड़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर की ओर जारी रखने से पहले उसी समर्थन का पुनः परीक्षण करने के लिए वापस आ सकती है। तो सकारात्मक विचलन जितना शक्तिशाली हो सकता है, निष्पादन अंततः एक कौशल है। आपको अभ्यास करने हैं और इसमें प्रयास और गलती लग सकती है। अब चलिए नकारात्मक विचलन पर आते हैं। नकारात्मक विचलन क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें थोड़ी नकारात्मक ध्वनि है। कीमत उच्च स्तर बनाती है और इसके अनुसार आपका आरएसआई उच्च आरएसआई बनाएगा और फिर एक निम्न उच्च। यह 2 या 3 निम्न उच्च शिखरों का निर्माण कर सकता है। इसका मतलब है कि जो बुलिश गति आपने देखी है वह अब कीमतों में कम हो रही है। और इसका परिणाम क्या है? इस संकेत का संभावित परिणाम क्या हो सकता है कि कीमत कुछ समेकन में जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि कीमत समेकन में जा सकती है और फिर गिर सकती है, या कीमत समेकन में जा सकती है और फिर ऊपर की ओर जारी रह सकती है, या कीमत पूरी तरह से एक पूर्ण विकसित भालू बाजार में उलट सकती है। यह भी संकेत दे सकता है कि कीमत मंदी में जा सकती है। ऊपर की ओर जारी रखने से पहले थोड़ी सी सुधार। आपके समय सीमा पर एक नकारात्मक विचलन आपके निर्णय लेने के आधार की समय सीमा का यह मतलब नहीं है कि स्टॉक आपको अपनी मौजूदा स्थिति में और जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा, या अगर यह एक मजबूत ऊपर की ओर रुझान है और आप एक नकारात्मक विचलन देखते हैं तो प्रवेश करने का अवसर पास हो सकता है, खासकर अगर निचले समय सीमा पर नकारात्मक विचलन हो। अब अपनी स्थिति को सही ढंग से बनाने के लिए इस पूरे अवधारणा के अलावा और भी अवधारणाएं हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है, जैसे कि सच्चे शिखर, वास्तविक उच्च, वास्तविक निम्न संचय क्षेत्र। इन सभी अवधारणाओं को अधिक समय लगता है। दुर्भाग्यवश यह विषय सीमा से बाहर है, लेकिन यदि आप उन विषयों के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मुझसे संपर्क करें। अब रेंज शिफ्ट की अवधारणा पर आते हैं। अब तक हमने समझ लिया है कि सकारात्मक विचलन क्या मतलब है और नकारात्मक विचलन क्या मतलब है। यह थोड़ा ऊंचा निम्न बना रहा है, या कीमत समान निम्न बना रही है और आरएसआई उच्च निम्न बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि मंदी की गति में कमजोरी आ रही है। यह एक उलटफेर देख सकता है। दूसरी ओर नकारात्मक विचलन में कीमत पर जो होता है वह यह है कि हम उच्चतर देखते रहते हैं, लेकिन आरएसआई बनना शुरू हो जाता है निम्न उच्च, जिसके परिणाम स्वरूप यह हमें बताता है कि मजबूत सकारात्मक गति उतनी मजबूत नहीं हो सकती जितनी हम चाहते हैं। यह एक भालू बाजार में बदल सकता है, यह मंदी की भावनाओं में बदल सकता है, यह शीर्ष पर हो सकता है, या यह हमें गिरावट पर खरीदने का अवसर दे सकता है। यह कौन सा होगा? यह तरंग गणना, चार्ट संरचना, चरणों के अधिक विश्लेषण पर निर्भर करेगा।
क्षेत्र, उच्च समय सीमा विश्लेषण, इन सभी चीजों को संयोजित करने की आवश्यकता है। अब चलिए हमारे रेंज शिफ्ट की चर्चा की ओर बढ़ते हैं। अब रेंज शिफ्ट एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा है और एक बार जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो यह संभव है कि आपने इसे अभी तक चार्ट्स पर नहीं देखा होगा, लेकिन एक बार जब आप इसके बारे में जान जाते हैं तो इसे नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। और रेंज शिफ्ट के उद्देश्य के लिए हम चार्ट्स पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रेंज शिफ्ट को चार्ट्स के उदाहरण के साथ समझाना ड्राइंग्स की तुलना में अधिक मजेदार है। तो हम निफ्टी का चार्ट लेंगे और चलिए 75 मिनट के समय फ्रेम पर चलते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं, या वास्तव में निफ्टी के बजाय हम कुछ और लेते हैं और मैं आपकी मदद कर सकता हूं और मैं आपको समझा सकता हूं। तो मैं सभी ड्राइंग्स को हटा दूंगा और हमें इस इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल आरएसआई और सापेक्ष शक्ति सूचकांक की आवश्यकता है। हमें तकनीकी रूप से किसी भी मूविंग एवरेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम इसे रहने देंगे, यह ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि रिलायंस पर अंतर्निहित प्रवृत्ति भी वास्तव में मजबूत है। यही हम देख रहे हैं, अंतर्निहित प्रवृत्ति बहुत मजबूत है। लेकिन इन रुझानों के भीतर क्या सापेक्ष शक्ति सूचकांक हमें कोई अंतर्दृष्टि देता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। और यह किस प्रकार की अंतर्दृष्टि है, तो हमारे अध्ययन को करने के लिए हम रिलायंस को लेंगे और इस प्रमुख निम्न स्तर से विश्लेषण शुरू करेंगे, जो कि कोविड निम्न स्तर था, मार्च 2020, और हम वहां से आगे बढ़ेंगे। तो मार्च 2020 के बाद हम क्या देख सकते हैं, सही है। तो इस अध्ययन के उद्देश्य के लिए मैंने जो निम्न बिंदु चिह्नित किया है, मैं इन खंड रेखाओं का उपयोग करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ, कीमत। यहाँ पर आरएसआई अगर आप देखें तो आरएसआई वहां शीर्ष पर था और कीमत हालांकि ऊपर की ओर जारी रही। ये वह जगह है जहां कीमत रुकी थी, तो वहां एक नकारात्मक विचलन था। और उसके बाद मैं क्या देखता हूं, उसके बाद जो कीमत पहले आरएसआई थी, जो 40 या 44 के स्तर से काफी ऊपर थी, अब अचानक 30 के स्तर को पार कर रही है, जबकि कीमत खुद अभी भी अधिक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कीमत अब कुछ समय के लिए अचानक 30 के स्तर से नीचे है, सही, इस बिंदु तक, और फिर अचानक, जबकि कीमत गिरती रहती है। अगर मैं यहाँ झूम इन करूं तो कीमत और भी गिरती रहती है, लेकिन आरएसआई ने उच्च निम्न स्तर बनाना शुरू कर दिया है। और आरएसआई ऊपर की ओर शिखर पर क्या कर रहा है, आरएसआई अब स्तर 6 से ऊपर नहीं जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं था, यह 70 के स्तर तक जा रहा था। तो ये हो रहा है। और फिर हम क्या देखते हैं, हम फिर से देखते हैं कि आरएसआई ने 70 के स्तर से ऊपर जाना शुरू कर दिया है, और भले ही कीमत गिर रही है, आरएसआई खुद स्तर टी से नीचे नहीं आ रहा है, कीमत 40 के स्तर से नीचे नहीं आ रही है। और हम इस अवलोकन के साथ इस रेखा को बढ़ाते रह सकते हैं। यहां भी कीमत थोड़ी सी समेकन और कुछ सुधार में चली गई, लेकिन यह 40 के स्तर से ऊपर बनी रही। यह 40 के स्तर से ऊपर कब तक रहा, जब तक यह नकारात्मक विचलन सामने नहीं आया। तो आप यहां देख सकते हैं कीमत लगभग उसी स्तर पर है जैसे पहले थी। यह एक सीधी रेखा है, लेकिन आरएसआई एक नीचे की ओर ढलान दिखा रहा है। और फिर क्या होता है, स्तर 40 को पार कर लिया गया है और अब आरएसआई स्तर 60 का प्रतिरोध कर रहा है। तो अगर मैं इसे खींचता हूं और अब हम देखते हैं कि 40 का स्तर टूट रहा है और लगभग नीचे के स्तर तक पहुंच रहा है। तो अब अगर मैं झूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरी तरफ लगभग इन रेंजों को बनाया है। यह रेंज शिफ्ट है। और रेंज शिफ्ट और विचलन कैसे जुड़े हुए हैं, जिस बिंदु पर आरएसआई अपनी रेंज को सकारात्मक से नकारात्मक में बदलता है, वही वह बिंदु है जहां विचलन होते हैं। तो विचलन रिवर्सल या ट्रेंड में बदलाव की शुरुआत है। ये हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ऐसा है तो रेंज शिफ्ट मूल रूप से आपको यह बताने वाला है कि अरे मैं अब एक भालू क्षेत्र में हूं। तो बुलिश रेंज बनाम बियरिश रेंज में आरएसआई के लिए रेंज क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं यहां आकार बढ़ाने जा रही हूं। तो आरएसआई सकारात्मक रेंज शिफ्ट, आरएसआई सकारात्मक रेंज शिफ्ट 40 से 70 प्लस के स्तरों का सम्मान करता है, और आरएसआई नकारात्मक रेंज शिफ्ट माइनस इत्तीफी
के स्तर का सम्मान करता है। 2 से नीचे 6 प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है। RSI नकारात्मक रेंज में है। ठीक है, अब यह अवलोकन जो मैंने आपको RSI की सकारात्मक और नकारात्मक रेंज के बारे में बताया है, वह विभिन्न समय फ्रेम के लिए स्पष्ट रूप से भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि विभिन्न समय फ्रेम पर विभिन्न तरंगें खुल रही हैं। दैनिक समय फ्रेम में एक स्तर का ट्रेंड खुल रहा है, 75 मिनट के समय फ्रेम में एक, 15 मिनट के समय फ्रेम में एक और 3 मिनट के समय फ्रेम में एक। और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इन विभिन्न समय फ्रेम पर RSI की संवेदनशीलता अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इन विभिन्न समय सीमाओं पर शोर का स्तर भी बहुत अलग होता है। इसलिए 3 मिनट और 15 मिनट की समय सीमा बहुत प्रतिक्रियाशील होती है। यहाँ तक कि इन छोटे छोटे सुधारों के लिए भी आप 15 या 3 मिनट के समय सीमा पर नकारात्मक रेंज शिफ्ट होते हुए देखेंगे, जबकि 75 मिनट की समय सीमा पर वे बुलिश रेंज में बने रहते हैं। वे 40 के स्तर से ऊपर बने रहते हैं। तो अगर मैं आपको उसी हिस्से पर ले जाऊं जिसे मैंने अभी 15 मिनट के समय सीमा पर चिह्नित किया है, देखते हैं कि क्या हमारे पास 2020 तक का डेटा है। संदेह है, लेकिन वहां हम जाते हैं। हमारे पास यहाँ वह डेटा नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास वहां 21 से डेटा है। तो यहाँ उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जब यह सुधार हो रहा था तो 68 के स्तर पर प्रतिरोध था और फिर 30 का स्तर टूट रहा था, जब तक कि यहां सकारात्मक विचलन नहीं हुआ, क्योंकि यही वह जगह है जहां RSI का निम्न स्तर स्थापित हुआ। कीमत ने निचले स्तर बनाना जारी रखा, लेकिन RSI मध्य उच्च 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 निम्न बना रहा और फिर हम देखते हैं कि RSI फिर से 70 के स्तर से ऊपर जाने लगा और 40 के स्तर का सम्मान करते हुए जब तक नकारात्मक रेंज शिफ्ट नहीं हुआ और फिर RSI फिर से नीचे चला गया। रेंज में वही कहानी दोहराई जाती है। सकारात्मक विचलन हुआ, RSI ने फिर से 40 के स्तर का सम्मान करना शुरू कर दिया और ऊपर की ओर 70 तक और 60 से ऊपर लगातार बना रहा। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि इस पूरे ऊपर की ओर 75 मिनट के समय फ्रेम में हम देख रहे हैं कि RSI 40 के स्तर से नीचे नहीं टूटा है। अगर आप 15 मिनट के समय फ्रेम पर जाएं और अगर आप 23 मार्च को देखें इस हिस्से को, क्या आप संवेदनशीलता के संदर्भ में देख पा रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं? यहाँ 15 मिनट के समय फ्रेम पर एक नकारात्मक विचलन हुआ और कीमत में थोड़ी गिरावट आई। 60 का स्तर कुछ समय के लिए प्रतिरोधित रहा, लेकिन यहाँ पर कीमत फिर से बुलिश हो गई, फिर से एक नकारात्मक विचलन दिया। ये बस अधिक संवेदनशील है। यह आपको यहाँ बहुत अधिक शोर देता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर यह थोड़ा मंदी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कीमत ने एक छोटी सी सुधार दी है और फिर से एक बुल ट्रेंड स्थापित होता है। जब स्तर टूटता है, 40 का स्तर सम्मानित होता है और यहाँ हम 15 मिनट के समय सीमा पर एक सकारात्मक विचलन देख रहे हैं। तो जो लोग उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग या बहुत अल्पकालिक ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उनके लिए 3 मिनट 15 मिनट का समय देखना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि बहुत कम समय सीमा जैसे 3 मिनट 15 मिनट का उपयोग करके बहुत अल्पकालिक ट्रेडिंग करने में समस्या यह है कि सबसे पहले बहुत अधिक शोर होता है, जिसके कारण आपकी स्पष्टता बाधित हो जाती है। दूसरा, विश्लेषण करने के लिए आपको जो समय देना होता है वह बहुत अधिक नहीं बदलता। हालांकि जितने कम समय के फ्रेम में आप जाते हैं, आपकी विश्लेषण की शेल्फ लाइफ काफी कम हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपको अपने विश्लेषण को दोहराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक अवधारणा भी है जिसे साकार करना कहते हैं। आपके विश्लेषण के लिए एक समय साकार करना तो 3 मिनट के समय फ्रेम पर 1 या 2 दिन होता है, जिसका मतलब है कि यदि आपने यह अवलोकन किया कि एक सकारात्मक विचलन या नकारात्मक विचलन है, यह अगले 1 या 2 दिनों के भीतर खेला जाएगा। यदि जो भी परिणाम होने वाले हैं वे अगले 1 या 2 दिनों में साकार हो जाएंगे। 15 मिनट के समय सीमा के लिए शायद 5, 6, 7 दिन, 75 मिनट के समय सीमा के लिए शायद 3 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक, शायद 2 महीने। दैनिक समय सीमा के लिए यह 3 महीने से 6 महीने तक या कभी कभी 8 महीने तक हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे आप समय सीमाओं में ऊपर जाते हैं, सकारात्मक विचलन को पहचानने में लगने वाला समय नहीं बदलता, लेकिन साकार करने का समय काफी बदल जाता है, जिसका मतलब है कि आपके प्रयास की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है। आपका कार्यभार उस समय सीमा के अनुसार बढ़ जाता है।
अब अवधारणा क्या है, मैं आपसे इसके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। ग्रहण एक ऐसा क्षण है जब कई समय फ्रेम आपको एक ही संकेत देते हैं। तो अगर 75 मिनट के समय सीमा पर एक सकारात्मक विचलन है, तो दैनिक समय सीमा भी एक सकारात्मक विचलन बनाएगी और वही दिखाना शुरू करेगी। 15 मिनट का समय फ्रेम भी एक के बाद एक कई सकारात्मक विचलन दिखाएगा। तो सकारात्मक विचलन, कुछ सकारात्मक गति, फिर से समर्थन का परीक्षण, फिर से सकारात्मक विचलन, फिर से सकारात्मक गति, फिर से समर्थन का परीक्षण, फिर से सकारात्मक विचलन, फिर से समर्थन का परीक्षण, इसी तरह आगे बढ़ते रहें। सिग्नलों का यह समूह, एक ही सिग्नल का कई समय फ्रेमों पर होना ग्रहण की घटना कहलाता है। और ग्रहण इतना शक्तिशाली क्यों होता है, और यह कभी कभी क्यों होता है, कभी कभी क्यों नहीं होता, इसके लिए हम अपने ड्राइंग टूल को वापस लाते हैं। अब ग्रहण कब होता है, तो हम चक्रों की अवधारणा को समझते हैं, है ना। बाजार में हम समझते हैं कि एक ही समय में कई चक्र चल रहे होते हैं। सही है, बिल्कुल इसी तरह। तो यह मान लीजिए काला वाला दैनिक समय सीमा है, फिर एक 75 मिनट की समय सीमा है, फिर एक 15 मिनट की समय सीमा है। मान लीजिए हम इन तीनों को देख रहे हैं। अब इस खंड को यहाँ देखें, आप देख सकते हैं कि ये तीन बिंदु या ये तीन चक्रीय निम्न बिंदु लगभग एक ही समय पर हो रहे हैं, एक दूसरे के बहुत करीब। तो यह वह बिंदु है जहां आपको एक अपर ट्रेंड के लिए बहुत मजबूत संकेत दिखाई देंगे। चाहे आप दैनिक समय सीमा को ट्रैक कर रहे हों, या 75 मिनट की समय सीमा, या 15 मिनट की समय सीमा, इन सभी समय सीमाओं पर सभी खरीदारों को एक ही संकेत दिखाई देगा और वे एक समान दृष्टिकोण अपनाएंगे। कार्रवाई जिसके कारण ये ग्रहण की गतियां बहुत मजबूत होती हैं। तो मूल रूप से ग्रहण क्या है, जब कई समय सीमाएं आपको दैनिक से लेकर 75 से 15 या यहां तक कि साप्ताहिक से 75 तक एक ही दृष्टिकोण देती हैं, वे आपको एक ही संकेत देती हैं, या यहां तक कि दो समय सीमाएं एक ही संकेत देती हैं। वे आम तौर पर भाग लेने के लिए मजबूत क्षण बनाते हैं। और जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 95% समय आप खुद को स्टॉक्स, अवसरों और सबसे अच्छे प्रवेश बिंदुओं की खोज करते हुए पाएंगे, और केवल 5% समय आप खुद को बाजार में ट्रेडिंग करते हुए पाएंगे। यदि यह आपके लिए सही नहीं है, तो मेरे दोस्त, हो सकता है कि आप बाजार में अधिक प्रशिक्षण कर रहे हों और आप एक बहुत मजबूत प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हों, और दीर्घकालिक सफलता आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। कारण ये है कि देखिए, बुल मार्केट के दौरान पैसा कमाना आसान होता है। बुल मार्केट में पैसा कमाना अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत प्रक्रिया नहीं है, अगर आपके पास एक कार्य प्रवाह नहीं है, अगर आपका दृष्टिकोण समग्र नहीं है, अगर आप केवल एफओएमओ या हाल की पूर्वाग्रह या अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह के आधार पर बाजार पर दांव लगा रहे हैं, अगर आप अपने पिछले ट्रेड विश्लेषण से अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं, अगर आप उन अवधारणाओं से अवगत नहीं हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जब भालू बाजार आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या चोट लगी, और बाजार में वृद्धि को छोड़ दें। केवल अपने पूंजी के साथ जीवित रहना बहुत कठिन हो जाएगा, खासकर यदि आप लीवरेज ट्रेडिंग करते हैं। तो आज के बाजार की बात करें तो मैं बाजार में बहुत सारी सकारात्मक गतिविधि देख रही हूँ, मैं बहुत सारी सकारात्मक गतिविधि देख रही हूँ, बहुत मजबूत गति। और यह भी अपेक्षित था। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के समय सीमा ने संकेत दिया था कि मजबूत सकारात्मक आंदोलन की उम्मीद की जा सकती है, और यह 5 अगस्त की बात है। और अगर आप मेरी मार्केट आउटलुक श्रृंखला देख रहे हैं या मेरे विश्लेषक टिप्पणी का अनुसरण कर रहे हैं जो मैं हर दिन पोस्ट करती हूँ, तो आप इस बूस्टर शॉट के बारे में जानते होंगे जिसका मैंने उल्लेख किया था। यह मूल रूप से 75 मिनट के समय सीमा के आधार पर वास्तविक उच्च गति है। फिर से रियल हाई एक अवधारणा है। यह एक अवधारणा या शब्द है जिसे मैंने दे बाजार अंतर्दृष्टि में स्वयं के अवलोकनों के आधार पर गढ़ा है। मैं इस अवधारणा को विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में स्टॉक्स में भविष्यवाणी संचय के लिए लागू कर रही, जिनमें मजबूत अंतर्निहित कटौती है। यह मुझे और मेरे ट्रेड टुगेदर प्रोग्राम के सदस्यों को शानदार परिणाम दे रहा है। तो तकनीकी विश्लेषण पूरी तरह से परीक्षण, पिंजन त्रुटि, बैक टेस्टिंग और फिर कार्यान्वयन के बारे में है कि जब तक यह हमारे साथ काम करता रहेगा, हम इसके साथ काम करेंगे। अब इसके साथ ही मैं उस चर्चा के अंत में पहुंचती हूं जो मैं करना चाहती थी। मैं टिप्पणियों पर एक त्वरित नजर डालती हूं और कुछ संदेहों को कवर करते हैं।
तो हमारे साथ झूम पर लगभग 11 प्रतिभागी हैं। आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल है प्रतिभागियों, तो कृपया अपना हाथ उठाएं और मैं आपको म्यूट से हटने के लिए बुलाने में खुशी महसूस करूंगी, या आप अपने सवाल चैट में भी डाल सकते हैं और मैं उन्हें उत्तर देने में खुशी महसूस करूंगी। तो चलिए टिप्पणियों पर एक नजर डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी सराहना करती हूँ कि आपने मेरे द्वारा साझा की जा रही सामग्री के लिए अपना समय निकाला। बहुत कुछ पूछा जा रहा है। नमस्ते, क्या आप आरएसआई साझा कर सकते हैं और क्या यह विभिन्न समय सीमाओं के लिए अलग है? तो मेरे लिए विभिन्न समय सीमाओं पर आरएसआई 25 अवधि पर सेट है। मैं अलग अलग समय पर आरएसआई को अलग करता हूं क्योंकि तब मुझे लगातार समय सीमा विंडो को देखने की आवश्यकता नहीं होती। एक नजर मेरे चार्ट पर डालते ही मुझे पता चल जाता है कि मैं किस समय सीमा को देख रहा हूं। तो जब मैं अपना विश्लेषण कर रही होती हूँ तो यह मेरे मस्तिष्क आंख समन्वय के लिए बहुत अच्छा होता है और मुझे लगातार चीजों की जांच नहीं करनी पड़ती। तो मैं 25 की अवधि का उपयोग करना पसंद करती हूँ क्योंकि 25 की अवधि स्पष्ट रूप से 14 की अवधि से बड़ी है, जिसका मतलब है कि यह मेरे चार्ट्स पर शोर की मात्रा को कम करती है। तो जो संकेत मुझे मिलते हैं वे वास्तव में 14 मिनट के समय सीमा द्वारा दिए गए संकेतों की तुलना में अधिक परिष्कृत होते हैं क्योंकि यह बहुत संवेदनशील है। तो मनोज एक और बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। वह पूछ रहे हैं, आप कैसे पुष्टि करते हैं कि कौन सा निचला उच्च वास्तव में एक नकारात्मक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है, या वास्तव में यह तब होता है जब निचला निम्न 40 से नीचे होता है। दो अवधारणाओं को भ्रमित कर दिया है। आप नकारात्मक विचलन को सकारात्मक विचलन के साथ भ्रमित कर रहे हैं। यह मेरे दोस्त एक नकारात्मक विचलन है, सही? क्यों? क्योंकि यहाँ कीमत पर हमारे पास एक उच्च उच्च है, तो यह दूसरा उच्च पहले उच्च से अधिक है, लेकिन आरएसआई पर यह पहले उच्च के अनुरूप है। तो यह पहला उच्च था और यहाँ आरएसआई ने शिखर पर पहुंचा था। अगर मैं थोड़ा जूम इन करूं तो आरएसआई यहाँ के आसपास चरम पर है, लेकिन कीमत यहाँ के आसपास चरम पर है। तो आरएसआई की गति और मूल्य गति के बीच एक विचलन है, तो यह आपके लिए एक नकारात्मक विचलन है। जब सकारात्मक विचलन की बात आती है तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ एक लंबवत रेखा खींचूं, अगर आप आरएसआई की अवधारणा में नए हैं तो मैं आपको इन लंबवत रेखाओं का उपयोग करने की दृढ़ता से सलाह दूंगी, क्योंकि ये आपकी आंखों को बेहतर प्रशिक्षित करने में मदद करेंगी। और अगर आप इस बिंदु को देखें या यहाँ तक कि इस बिंदु को देखें, नहीं, यह इतना नहीं, इसे हटा देते हैं क्योंकि आरएसआई अभी भी काफी कमजोर है, इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आरएसआई ने यहाँ खुद एक निम्न बनाया और सही। और फिर क्या हुआ? कमजोर गति या मंदी की गति कम हो गई है, भले ही कीमत अभी भी गिरावट में है, और आरएसआई ने उस गति परिवर्तन को पकड़ लिया है। यही कारण है कि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है, सही। और फिर यहाँ इस सकारात्मक विचलन ने क्या किया है? थोड़ी और समेकन, और अब हम एक अच्छी सी बुल मूव देख रहे हैं। तो ये बुल मूव जो आप चाहते थे कि आपको पहले पता होता, हो चुका है। वास्तव में हमें बाजार में स्थिति बनाने के लिए 8-9 दिनों का समय पता था, और अब हम क्या कर रहे हैं? हम अब और नहीं खरीद रहे हैं। हम पूरी तरह से 100% बाजार में निवेशित हैं। अब हम सिर्फ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। तो जब एक नकारात्मक विचलन आता है और मैं देख सकती हूँ कि एक बन रहा है, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगी कि यह बहुत मजबूत नकारात्मक विचलन है या एक अच्छी तरह से बना हुआ नकारात्मक विचलन है। क्यों? क्योंकि आरएसआई अभी भी 60 के स्तर से ऊपर छू रहा है। इसलिए मुझे चाहिए कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ती रहे, लेकिन मुझे चाहिए कि आरएसआई 60 के स्तर का प्रतिरोध करे, ताकि मैं निष्कर्ष निकाल सकूं कि यह एक नकारात्मक विचलन है। क्योंकि आप भी जल्दबाजी में पड़ना नहीं चाहते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। आप बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहते, इसलिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बेहतर है। तो हमारे साथ यो ऑल्बर्ट हैं। अगर आरएसआई नकारात्मक विचलन दिखाता है और 40 स्तर का परीक्षण करने के लिए नीचे आता है, तो हमें एक और रैली या नकारात्मक रेंज शिफ्ट के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? तो यह जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आरएसआई आपको नकारात्मक विचलन दिखा रहा है तो क्या यह 40 के स्तर का परीक्षण करने के लिए नीचे आएगा या यह? तो मूल रूप से आप पूछ रहे हैं कि क्या यह जारी रहेगा या यह उलट जाएगा। यह जानने का बहुत अच्छा तरीका है कि उच्च समय सीमा को देखकर। तो अगर आपकी दैनिक समय सीमा बहुत बुलिश है, अगर आपकी एलियट वेव गिनती ये सुझाव देती है कि वेव 5 अभी तक नहीं बनी है, आप अभी भी वेव 3 में हैं, या जो आप अनुभव कर रहे हैं वह वेव 4 का सुधार हो सकता है, जिसका मतलब है कि एक और वेव अप ट्रेंड बाकी हो सकता है।
या आपकी उच्च समय सीमा विश्लेषण यह सुझाव दे रही है कि एक नई लहर अभी शुरू हुई है और आपको वहां थोड़ी सी सुधार का अनुभव हो सकता है, तब व्यापार के साथ बने रहना समझ में आता है। तो जब मैं अपने उन्नत स्विंग ट्रेड प्रशिक्षण कक्षाएं सिखाती हूँ तो मैं हमेशा एक समग्र दृष्टिकोण नामक कुछ का उल्लेख करती हूँ। तो आपको कई समय सीमाओं को देखना होगा ये, और इन कई समय सीमाओं के भीतर आपको एलियट वेव विश्लेषण, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक्स, आपूर्ति मांग, मूल रूप से गति, वॉल्यूम को देखना होगा, और यही आपके लिए एक समग्र चित्र बनाता है। अधिकांश लोग केवल एक तत्व को एक समय सीमा पर देखेंगे और एक ट्रेडिंग निर्णय लेंगे, लेकिन उन लाल झंडों के बारे में क्या जो कहीं और मौजूद हो सकते हैं। इसलिए हम तब तक कोई स्थिति नहीं लेते जब तक हमें बहुत सारे सबूतों द्वारा समर्थित एक अच्छा, मजबूत, साक्ष्य आधारित निवेश मामला नहीं मिलता। यह कभी भी केवल एक चीज नहीं होती जो आपको बाजार में स्थिति लेने के लिए पर्याप्त होती है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई स्टॉक प्रश्न है, क्योंकि अब हम तकनीकी रूप से सत्र के अंतिम 20 मिनट में हैं। तो मैं देख सकती हूँ कि नरेंद्र जी ने हाथ उठाया है। हाँ नरेंद्र जी, कृपया आप म्यूट से बाहर आ सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसे 15 मिनट की समय सीमा पर चिह्नित करूं, सही है? हाँ, यह सही है। आप चाहते हैं कि मैं इसे 15 मिनट की समय सीमा पर चिह्नित करूं, सही? तो विचलन को आगे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह अभी भी आगे बढ़ रहा है। तो हम इस चीज को कैसे निपटाएं, जैसे कि विस्तारित रेखा को और अधिक विस्तारित किया जाए, या हमें फिर से खींचना पड़ेगा, या मैं इसे और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि तकनीकी रूप से आप इसे यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 15 मिनट की समय सीमा के संदर्भ में, जैसा कि मैंने कहा, साकार करने का समय बहुत धीमा है। तो यहाँ इसने ये 3 उछाल दिए हैं। जब एक सकारात्मक विचलन करते हैं तो एक चक्र को अपने आप में कवर करना चाहते हैं, अपने विचलन विश्लेषण को कई समय सीमाओं में फैलाने के बजाय। तो 2 सामान्य गलतियां हैं जो लोग करते हैं। या तो वे अपने सकारात्मक विचलन, नकारात्मक विचलन को मानचित्रित करने के लिए बहुत लंबी अवधि लेंगे, या वे बहुत कम करेंगे, जैसे वे कुछ इस तरह बहुत छोटा चिह्नित करेंगे। तो नहीं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब आपको लगातार निम्न स्तरों की तलाश करनी होगी, क्योंकि मैं उन 2 बिंदुओं के बीच 2 और निम्न स्तरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहूंगा। मैं आदर्श रूप से ऐसा नहीं करना चाहता। समझ में आया? उच्च समय सीमा के लिए भी यही बात लागू होती है। अब जब ग्रहण की प्रक्रिया होती है, सही, जब ग्रहण होता है तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट की समय सीमा पर लगातार कई सकारात्मक विचलन हुए हैं। 75 मिनट की समय सीमा पर सकारात्मक विचलन हुआ, लक्ष्य पूरा हो गया, फिर से कीमत समर्थन पर आ गई। जब इसने समर्थन का पुनः परीक्षण किया तो दैनिक समय सीमा पर भी एक सकारात्मक विचलन हुआ, जिससे ग्रहण का निर्माण होता है, या कई समय सीमाओं में एक ही समय सीमा या समय अवधि के आसपास एक ही वृद्धि स्तर के आसपास सकारात्मक विचलन दिखता है। क्या यह समझ में आता है? हाँ, कभी कभी जब हम इस सकारात्मक या नकारात्मक विचलन को खींचते हैं, जैसे कि यदि आप सकारात्मक विचलन खींच रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी मैंने देखा है कि पहले से ही ऊपर की ओर से एक नकारात्मक विचलन बन रहा है जो हिट कर रहा है। तो आम तौर पर, अब उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर आप देखें कि मैंने अभी क्या किया, इस मूल्य शिखर से मूल्य शिखर तक यह एक नकारात्मक विचलन है। फिर मूल्य ने यहाँ थोड़ी सी सुधार दी और फिर से मूल्य ऊपर गया और एक और मूल्य शिखर बनाया। इस मूल्य शिखर और इस मूल्य शिखर के बीच फिर से एक नकारात्मक विचलन था। तो यहाँ वास्तव में एक डबल नकारात्मक विचलन है। इसलिए विचलन को सकारात्मक विचलन या नकारात्मक विचलन के रूप में चित्रित करने या पहचानने की कला में प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग करना आपको बहुत मदद करेगा। तो हम देख सकते हैं कि कुछ और टिप्पणियां आ रही हैं। तो तया को वास्तविक उच्च के बारे में थोड़ा और बात करनी थी। अब बात यह है कि वास्तविक उच्च अवधारणा समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों के विषय के अंतर्गत आती है, और यह एक पूरी तरह से अलग विषय है। इसलिए अगर हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हमें इस सत्र को 1 और घंटे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो शायद एक और लेट्स गेट टेक्निकल श्रृंखला। मैं देख सकता हूँ कि श्री ट्रेडर नौसिखिया पूछ रहे हैं,
कृपया कुछ स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियां अपलोड करें। तो ट्रेडर नौसिखिया, दुर्भाग्यवश यदि स्विंग ट्रेडिंग केवल किसी रणनीति का पालन करने जितना आसान होता, जैसे कि RSI 68 को पार करे तो खरीदें, RSI 40 को पार करे तो बेचें, तो यह इस तरह काम नहीं करता। इसे एक अधिक समग्र रणनीति की आवश्यकता होती है और चीजें बहुत अधिक आंकी जाती हैं। आपको बाजार में बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही रणनीतिक होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, रेंज शिफ्ट के मामले में RSI अध्ययन स्वयं बहुत गतिशील है। आपको समग्र बाजार स्थितियों, प्रवृत्ति के चरण और जो अंतर्निहित तरंग चक्र प्रकट हो रहा है उसे ध्यान में रखना होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक ट्रेडिंग निर्णय लेना होगा। इसलिए यदि आप ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण रख रहे हैं और इन खुरदुरी रणनीतियों पर टिके हुए हैं, तो यह आपको लंबे समय तक बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। तो मंगेश पाटिल कह रहे हैं कि विभिन्न समय सीमाएं विभिन्न RSI रेंज दिखाती हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी समय सीमाएं RSI रेंज दिखाती हैं? किसे ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप बाजार में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि वे इसे मिलने वाली स्वतंत्रता की मात्रा को संभाल नहीं पाते। जब आप एक सक्रिय व्यापारी बनना चाहते हैं तो बाजार आपको यह चुनने की अनुमति देता है कि आप किस समय सीमा के साथ सबसे अधिक सहज हैं, आप कितना व्यापार करना चाहते हैं, आप अपनी स्क्रीन के लिए कितना समय समर्पित करना चाहते हैं, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। बहुत से लोग उस स्वतंत्रता की शक्ति को नहीं समझते जो वास्तव में बाजार आपको दे रहा है और वे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, दीर्घकालिक निवेश में अत्यधिक लिप्त होने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि पैसा ही लक्ष्य है या मुनाफा कमाना ही लक्ष्य है। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। आपको अपनी ताकतों की पहचान करनी होगी। आपको यह जानना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और आपको उसी का पालन करना होगा। तो मेरे लिए उदाहरण के लिए 75 मिनट की समय सीमा में ट्रेडिंग, 75 मिनट की समय सीमा में ट्रेडिंग सबसे अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि यह मुझे पर्याप्त समय देता है। यह मेरे विश्लेषण को बहुत अधिक शेल्फ जीवन देता है। यह मुझे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने के लिए पर्याप्त समय देता है ना? मुझे हर समय स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपने GTT ऑन ऑर्डर भविष्यवाणी संचय क्षेत्रों में सेट कर सकता हूँ। मैं अपने अलर्ट्स को सेट कर सकता हूं ताकि वे मुझे बता सकें कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को कब संशोधित करना है और मेरे पास स्थायी स्टॉप लॉस ऑर्डर हैं जो मुझे बताते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है या मेरा मुनाफा बुक हो गया है। इसलिए मुझे अपने ट्रैकर को अपडेट करने के लिए जाना होगा ताकि मुझे अपने ट्रेड्स को देखने के लिए स्क्रीन के सामने नहीं बैठना पड़े। मैं अन्य चीजें कर सकता हूँ जैसे कि अपनी सामग्री निर्माण, यात्रा करना, अपनी अगली छुट्टी की योजना बनाना। जो भी मैं करना चाहता हूँ वह मैं कर सकता हूँ। ये मेरे नियंत्रण में है और क्योंकि मुझे इस बात की जागरूकता है, मैं बाजार में उस नियंत्रण का उपयोग करने में सक्षम हूँ। आपके लिए कौन सी समय सीमा सबसे अच्छी है, यह एक निर्णय है जो आपको स्वयं लेना होगा। मैं देख सकता हूं कि चरण कुमार ने डॉ रेड्डी के विश्लेषण के लिए अनुरोध किया है। चरण जी, आपको स्टॉक अनुरोध फॉर्म पर जाना होगा और यदि आप अनुरोध करना चाहते हैं तो आपको वह फॉर्म भरना होगा। या अगली बार आपको सीबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक के रूप में अपने स्टॉक के उत्तर पाने के लिए हमारे साथ जूम पर जुड़ना होगा। धन्यवाद। लाइट्स वापस। मैं कह रहा था, एक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक के रूप में मुझे उन शेयरों का रिकॉर्ड रखना होता है जिनके बारे में मैं सार्वजनिक मंचों पर बात करता हूँ। मेरी मदद करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। स्टॉक अनुरोध भरें। स्टॉक क्वेरी पर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ झूम पर रौनक हैं। वह पूनावाला स्टॉक के विश्लेषण में मदद चाहते हैं। तो चलिए स्टॉक्स श्रेणी में चलते हैं। पूनावाला पर एक नजर डालते हैं। तो आपके पास यह 351 पर है। पूनावाला में इतनी बड़ी गिरावट, लेकिन क्या यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए? चलिए चार्ट को साफ करते हैं और मैं देख सकता हूं कि पूनावाला के लिए रुझान अच्छा नहीं है। यह इतना अच्छा नहीं है। एक संकेत है, कुछ संकेत हैं, मैं कहूंगा थोड़ी थकावट के। चलिए उस ट्रेंड लाइन की मोटाई को कम करते हैं। मेरे एक सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी ने टिप्पणी की, ट्रेंड लाइंस स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन ट्रेंड लाइंस का उपयोग करता है? मैं केवल हंस सकता था। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। यह मूल रूप से जो हो रहा है वह यह है कि भले ही मजबूत गति कम हो गई है, लेकिन निश्चित रूप से एक ऊपर की ओर चैनल है जिसे स्टॉक अभी सम्मानित कर रहा है। इस ऊपर की ओर चैनल के भीतर यदि आप वास्तविक उच्च अंक चिन्हित करना चाहते हैं तो किसी ने वास्तविक उच्च अंक पूछे थे। तो वास्तविक उच्च अंक मूल रूप से
से वह है जहां आरएसआई ने शिखर किया है। उदाहरण के लिए यहाँ 75 मिनट की समय सीमा पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ आरएसआई ने शिखर किया और फिर एक नकारात्मक विचलन हुआ और कीमत वापस नीचे चली गई। अब यदि आप इस विचलन का महत्व जानना चाहते हैं तो यह इसका महत्व है। तो उससे पहले यदि मैं देखूं कि वास्तविक उच्च स्तर ठीक इसी स्तर पर है और यहाँ जब नकारात्मक विचलन होता है तो इसे मैं भविष्यवाणी संचय क्षेत्र का उपयोग करना कहता हूँ। यह वह क्षेत्र है जिसे हमने पिछले वास्तविक उच्च स्तर पर चिह्नित किया था। तो यहाँ पर कीमत नीचे आई, ऊपर गई, नकारात्मक विचलन दिया, फिर से परीक्षण के लिए नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। तो मजबूत गति बिल्कुल उसी बिंदु से जारी रही, लेकिन वापस आते हुए मैं यहाँ देख सकता हूँ कि एक और आरएसआई उच्च स्तर बनाया गया था। मैं बाजार में उतरना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ चक्रों को पीछे छोड़कर शुरू करूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि भले ही कीमत ऊपर जाती हुई दिख रही है, ये वास्तव में उस मार्ग के भीतर ही नीचे जा रही है जिसका यह अनुसरण कर रही है। ये नीचे जा रहा था जब तक कि इस बिंदु पर गति फिर से पकड़ में नहीं आई। मुझे ये कैसे पता? क्योंकि मैं आरएसआई देख रहा हूँ, मैं कीमत नहीं देख रहा हूँ। मैं अपने वास्तविक उच्च और वास्तविक निम्न की पहचान के लिए आरएसआई का अधिक उपयोग करना पसंद करता हूं क्योंकि आरएसआई बैंडेड होता है ना? यह आपको मूल्य की तुलना में एक अधिक रैखिक दृष्टिकोण देगा। मूल्य में जैसे एक ट्रेन जिसमें इंजन बंद हो गया है, ट्रेन चलती रहती है। ऐसी ट्रेन आपको तब तक बहुत दूर नहीं ले जाएगी जब तक इंजन वापस चालू नहीं हो जाता। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि वे कौन से बिंदु थे जहां इस स्टॉक का इंजन पूरी गति में था। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि एक मजबूत समर्थन क्षेत्र था और फिर जब मूल्य ने गति खो दी तो यह उस क्षेत्र में वापस आ गया, उस डबल समर्थन क्षेत्र में, और फिर वापस ऊपर उछल गया। इसलिए हम इसे सबसे हाल के मूल्य तक बढ़ाएंगे और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मूल्य नीचे आ गया है और एक अच्छा सा सकारात्मक विचलन बनाया है और सकारात्मक सीमा में वापस चला गया है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा संचय साहिल नहीं 351 पर खींचा गया। काफी सही रहा है ना? क्योंकि यही वह जगह है जहां 351 स्टॉक पर स्थित है, 351। तो मैं कहूंगा कि जहां सकारात्मक विचलन मूल रूप से लगभग पुष्टि हो गया था, वहीं आपने स्टॉक खरीदा है। सही। यहाँ आप अब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस देखें, अब यह भी संभावना है कि स्टॉक इस समर्थन को फिर से परीक्षण करने के लिए वापस आ सकता है, क्योंकि यदि हम दैनिक समय सीमा को देखें तो यह वास्तव में सुधार नहीं हुआ है, यह वापस नीचे आ सकता है। इसलिए आपके पास 338 पर एक बहुत ही तंग स्टॉप लॉस बनाए रखने का विकल्प है। और फिर यदि यह नीचे आना शुरू होता है तो 36 के स्तर के आसपास स्टॉक में फिर से प्रवेश करें। दूसरी ओर यदि यह 480 के स्तर से ऊपर चला जाता है तो आपको अपने स्टॉप लॉस को फिर से संशोधित करने की आवश्यकता है। तो यह आपके लिए है रौनक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक व्यक्ति है जो प्लेटिनम उद्योग पर विश्लेषण के लिए पूछ रहा है। आरएसआई स्तर पर कुछ खिलाड़ी हैं, इसलिए आपको मुझे किसी विशिष्ट स्टॉक या सूचकांक का नाम देना होगा जिसे मैं देख सकूं, क्योंकि किसी उद्योग के बारे में सामान्य राय देना संभव नहीं है यदि मुझे उसके बारे में पूर्व ज्ञान नहीं है। तो यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं प्लेटिनम इंडस्ट्री के कमोडिटी को देखूं तो वह कर सकता हूं, लेकिन प्लेटिनम इंडस्ट्री ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम यहाँ काम कर सकते हैं। इसलिए साहिल जानना चाहता है कि आपने अदानी पावर खरीदी है। साहिल, ठीक है, लंबे समय के लिए। और पिछले साल 175 पर आप क्या सोचते हैं? क्या मुझे इसे बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं अदानी स्टॉक्स का प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि बाजार में पहले से ही पर्याप्त अनिश्चितता है। मुझे नहीं चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक और चीज हो जिसका मुझे ध्यान रखना पड़े, इसलिए मैं इस विशेष काउंटर से दूर रहना पसंद करता हूं। ये मेरे लिए बहुत विवादास्पद है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो आपने इसे बहुत अच्छे मूल्य पर खरीदा है। तो 175 कहीं यहाँ था, तो आपने इसे बड़े गिरावट के दौरान खरीदा था। और अब अगर आप ट्रेंड लाइनों को खींचते हैं तो ट्रेंड लाइन ये सुझाव दे रही है कि स्टॉक अपने प्रमुख दूरी क्षेत्रों के काफी करीब है और यहाँ गति मजबूत है। आरएसआई दैनिक समय सीमा, आरएसआई सकारात्मक सीमा का सुझाव दे रही है। हम देख सकते हैं कि आरएसआई पर सकारात्मक सीमा जारी है। 100 ईएमए का अभी परीक्षण किया जा रहा है। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि आपको तुरंत बेच देना चाहिए। इसके अलावा ये समझ में आता है कि स्टॉक अपने पूर्वानुमानित संचय क्षेत्र या पिछले वास्तविक उच्च स्तर पर आ रहा है।
परस्पर विनिमय स्टॉक काफी करीब आ रहा है और यह अगला उच्च स्तर है जो यहीं पर बना था। इसलिए जो मैं देख सकता हूं वह यह है कि इस शिखर और इस शिखर के बीच पिछली बार, अगर मैं फिबोनाची विस्तार नहीं खींचता हूं, ठीक है, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस पूरे रैली का कितना हिस्सा वापस लिया गया था। इसलिए मैं अपने चार्ट को लगभग 28.2% तक बढ़ा दूंगा। यही वह रिट्रेसमेंट है जो हमने देखा और यहाँ फिर से चूंकि ये गति स्थापित हो गई है, अब तक 68.6% पुनरावृत्ति पहले ही देखी जा चुकी है, तो यह थोड़ा तीव्र गति जैसा दिखता है। अब इसके लिए आपको 53 के स्तर के आसपास एक स्टॉप लॉस बनाए रखना चाहिए। यह एक बहुत मजबूत समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है यदि स्टॉक की गति बनी रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि स्टॉक लगभग 546 से 600 के बीच वापस उछलेगा और अगले ट्रेंड लाइन प्रक्षेप वक्र के लिए ऊपर की ओर जारी रखें, जिसका मतलब हो सकता है कि स्टॉक 8000 या उससे भी अधिक 30 तक जा सकता है। यह एक बहुत ही अल्पकालिक दृष्टिकोण से है। प्लैटिनम इंडस्ट्री एक स्टॉक का नाम है। चलिए एक नजर डालते हैं। मैंने वास्तव में कभी इसका अध्ययन नहीं किया है, ठीक है। बहुत मजबूत अंतर्निहित प्रवृत्ति है, लेकिन हमारे अध्ययन के लिए अधिक मूल्य डेटा नहीं है और जो मैं देख सकता हूं उससे मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक बहुत तरल स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में अल्पकालिक स्विंग ट्रेडिंग आपके पूंजी के लिए बहुत बुरा हो सकता है क्योंकि यह उच्च तत्व को लाता है। यह कहने के बाद यदि आप एक त्वरित ट्रेंड लाइन विश्लेषण करते हैं तो मैं यहाँ एक त्वरित ट्रेंड लाइन विकसित होते हुए देख सकता हूँ। सही, यह एक ऐसा मार्ग प्रतीत होता है जिसका स्टॉक काफी हद तक सम्मान कर रहा है। इसलिए अभी स्टॉक में प्रवेश करना आपके लिए वास्तव में बुरा हो सकता है क्योंकि इस मार्ग के भीतर यदि आप देखें तो स्टॉक में प्रतिरोध का परीक्षण करने, समर्थन पर आने, प्रतिरोध का परीक्षण करने और समर्थन पर वापस आने की प्रवृत्ति है और अभी यह पूरी तरह से ऊपर चला गया है। ऊपर की ओर वॉल्यूम वृद्धि काफी अच्छी है जो अंतर्निहित प्रवृत्ति की ताकत को दर्शाती है, जो अच्छी बात है। लेकिन अभी ताजा प्रवेश की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। स्टॉक को थोड़ा ठंडा होने दें, इसे नीचे आने दें। शुद्ध रूप से तकनीकी दृष्टिकोण से मुझे नहीं लगता कि स्टॉक पूरी तरह से वहां तक पहुंचेगा, लेकिन आप पे इसके भीतर कुछ स्तर उपचार देखना चाह सकते हैं। इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि स्टॉक कम से कम 366 से 376 का परीक्षण करे और फिर संभावित नई स्थिति के लिए पुनर्मूल्यांकन करे, तुरंत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। अब देखते हैं। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और स्टॉक ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, तकनीकी विश्लेषण और इन सभी स्वव्युत्पन्न परीक्षण और त्रुटि और परिणाम आधारित तकनीकों के बारे में मुझसे सीखना चाहते हैं। अवलोकन के लिए मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक साझा कर दिया है। मैं आपको इसे ज्वाइन करने का तरीका भी बताऊंगा। यदि आप टेलीग्राम उपयोग करता हैं तो आप बस जाकर ट्रेड विद कविता सर्च कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मेरे चेहरे के साथ चैनल दिखाई देगा। यहाँ आपको मेरे चेहरे के साथ कई चैनल दिखाई देंगे जिनमें से कई नकली हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही वर्तनी का उपयोग कर रहे हैं या आप बस उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो लगभग 7200 7300 सदस्यों की टिप्पणी में साझा किया गया है और सामग्री देखें। आप मेरे वेबिनार का उल्लेख देखेंगे, आप समय समय पर मेरा विश्लेषण देखेंगे, आप प्रश्न देखेंगे। स्विंग ट्रेडिंग और तकनीकी विश्लेषण से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रश्नों में आपको मेरे विश्लेषक टिप्पणियां दिखाई देंगी। इसलिए यह सुनिश्चित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आपको संदेशों पर मेरे हस्ताक्षर में मेरा नाम दिखाई देगा। कभी कभी आपको मेरी टीम के सदस्यों का नाम भी दिखाई दे सकता है और मेरा सेबी लाइसेंस नंबर विवरण में उल्लिखित है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा है जिसे नकली लोग आसानी से कॉपी कर सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सही चैनल से जुड़ें और उन नकली चैनलों के झांसे में न आएं, जो आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग और विकल्प ट्रेडिंग के खतरनाक रास्ते पर ले जाएंगे या बस आपके पैसे ठग लेंगे। इसलिए सावधान रहें। खोसला कह रहे हैं कि आप आज का वेबिनार भी देख सकते हैं। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि आपका मतलब क्या है, तो क्या आप कृपया विस्तार से समझा सकते हैं? आइए ये हमारे कुछ अन्य टिप्पणियों पर नजर डालते हैं। मैं देख सकता हूँ कि इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग स्टॉक्स के विश्लेषण के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन स्टॉक अनुरोध फॉर्म नहीं भर रहे हैं। दुर्भाग्यवश जितना मैं आपकी मदद करना चाहता हूं मैं नहीं कर सकता, इसलिए अब मैं स्टॉक अनुरोध फॉर्म देखूंगा। और चलिए उन लोगों की मदद करते हैं जिन्होंने मेरी मदद की है इसे भरकर। तो आज 21 तारीख है और सबसे तेज उंगली पहले है मनोज जी। तो आप
बिक्री पर विश्लेषण चाहते हैं, चलिए बिक्री को निकालते हैं। आप इस स्टॉक में नई संचय करना चाहते हैं, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं कि यह आपके पूंजी निवेश के लिए अच्छा उम्मीदवार है या विश्लेषण क्या सुझाव देता है। साप्ताहिक समय सीमा अत्यधिक चक्रीय स्टॉक का सुझाव दे रही है। अभी अंतर्निहित प्रवृत्ति थोड़ी बुलिश है, लेकिन हम देखते हैं कि यह पूरी रैली अब सुधार के अधीन है और यह सुधार भी दैनिक समय सीमा पर एक बहुत मजबूत नकारात्मक विचलन के संकेत के साथ शुरू हुआ। 75 मिनट की समय सीमा पर एक और समय सीमा नीचे जाना। मैं देख सकता हूं कि स्टॉक इस वास्तविक उच्च स्तर के साथ भालू सीमा से बाहर आया है। इस वास्तविक उच्च स्तर के बाद यहां एक और शिखर आया और फिर कीमत ने एक नकारात्मक विचलन बनाया, वापस आकर उसी का पुनः परीक्षण किया, फिर से ऊपर जाकर एक और शिखर बनाया। हम भविष्यवाणी संचय क्षेत्र के समेकन पुनः परीक्षण को देखते हैं और फिर एक और शिखर इसी शिखर के साथ मेल खा गया और फिर कीमत आरएसआई ने दिखाना शुरू किया कि अरे गति कमजोर हो रही है। अब चूंकि स्टॉक अपने शिखर पर पहुंच गया है और सुधार में है, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे की अवधारणा है और जो हम देख सकते हैं वह यह है कि इस स्टॉक ने, तो मैं कहूंगा 1, 2, 3 कदम आगे और अब इसे 2 कदम पीछे आना चाहिए। अब तक ऐसा लगता है कि यह केवल 1 कदम पीछे आया है, इसे एक और कदम पीछे आना होगा। इसलिए मैं इस पूर्वानुमानित संचय क्षेत्रों के स्तर के आसपास 18 पर समर्थन की तलाश करूंगा। अभी मैं नई स्थिति लेने से बचूंगा क्योंकि जो संकेत मैं देख रहा हूं वह 75 या दैनिक समय सीमा पर बहुत अच्छा नहीं है। या मैं अभी के लिए स्टॉक को 155 के स्तर से ऊपर बने रहने का इंतजार करूंगा। तो ये आपके लिए है मनोज जी। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आईआरएफसी के लिए एक अनुरोध है। ऊपर की ओर संभावनाएं क्या हैं? अब आईआरएफसी रेलवे स्टॉक्स में से एक है और कुछ एपिसोड पहले मैंने केवल रेलवे स्टॉक्स पर एक पूरा सत्र समर्पित किया था। इसलिए यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मेरी YouTube सदस्यता में शामिल होना होगा। आप ऐसा मेरे YouTube चैनल पर जाकर कर सकते हैं। अब मैं दैनिक समय सीमा के अनुसार IRC पर क्या देख रहा हूं, तो अभी दैनिक समय सीमा पर हम IRC पर एक बड़ा नकारात्मक विचलन देख रहे हैं। IRFC चार्ट, जो फिर से जरूरी नहीं कि इसका मतलब हो कि स्टॉक सुधार में जाने वाला है, क्योंकि यदि आप अतीत में देखें तो रैलियों के बीच में भी स्टॉक ने समेकन में जाते हुए नकारात्मक विचलन दिए हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि संचय के लिए कोई बहुत मजबूत संकेत है, इसलिए आपको थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए। इस स्टॉक में निवेश करने से पहले इसे 190 के स्तर से ऊपर बने रहकर शायद एक उच्च स्थापित करने दें। तो अगला हमारे पास समर्पण थॉमस है। मैं झूम पर हमारे पंजीकृत सदस्यों से कुछ प्रश्न देख सकता हूँ। शानदार। तो मैं देख सकता हूँ, क्या हम लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो हमें उच्च समय सीमा में आरएसआई विचलन या रेंज शिफ्ट देखना चाहिए। हाँ, राणा, यदि आप स्टॉक को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आपको साप्ताहिक और दैनिक समय सीमाओं को देखना चाहिए और आपको 75 मिनट की समय सीमा से निकटतम संकेत प्राप्त करने चाहिए। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से आमतौर पर साप्ताहिक और दैनिक समय सीमा को देखना आपके लिए काम करेगा। दैनिक समय सीमा पर नकारात्मक विचलन और 40 के स्तर के बाद के सुधारपूर्ण परीक्षण आपको अच्छी प्रवेश अवसर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जब मुनाफा बुक करने की बात आती है तो मुनाफा बुक करने के उद्देश्य से मैं अपनी दीर्घकालिक स्थितियों के लिए भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना पसंद करता हूं, क्योंकि देखिए, जैसा मैंने कहा, इसका निहितार्थ और परिणाम नकारात्मक विचलन का प्रकट होना यह संकेत देता है कि यहाँ गति में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन क्या उस गति की कमी से उलटफेर होगा या डिप पर खरीदने का अवसर मिलेगा कि या समेकन और फिर उलटफेर या समेकन और निरंतरता? ये कुछ ऐसा है जिसे केवल समय ही बताएगा। हाँ, उच्च समय सीमा विश्लेषण, वेव काउंट, फिबोनाची, ये सभी चीजें आपको संकेत दे सकती हैं। इसलिए यदि आप पिछले व्यापार विश्लेषण को पास करते हैं तो आप चार्ट पर पहले से ही प्रकट हुए पिछले 2-3 चक्रों का अध्ययन करते हैं और यह स्टॉक 20 से अधिक पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है, जैसे कि 23 से 28 के बीच पुनः प्राप्ति, तो आप 8% या उससे कम पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अगर स्टॉक अपनी संरचना
संरचना तोड़ता है, अपनी सामान्य प्रवृत्ति को तोड़ता है कि जब यह सुधार ले रहा होता है तो एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं गिरता। वहां आप अपने मुनाफे को जल्दी बुक कर सकते हैं, बजाय इसके कि निचले उच्च, निचले निम्न और इसी तरह की संरचनाओं के बनने का इंतजार करें। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को जो मैंने अभी कहा उसका कोई मतलब नहीं लगा होगा, क्योंकि मैंने एक ही वाक्य में 5 अलग अलग अवधारणाओं को छू लिया। लेकिन मुझे खेद है, तकनीकी विश्लेषण ऐसा ही होता है। स्वागत है प्रियंका। तो चलिए आपके लिए कैरोसेल पर एक नजर डालते हैं। हमारे झूम पर पंजीकृत सदस्यों के लिए, भले ही आप मुझे चैट भेज रहे हों, कृपया अपना हाथ उठाएं, क्योंकि तब मुझे एक पिंग सुनाई देगा और मैं आपके प्रश्नों को प्राथमिकता दे सकता हूं। तो चलिए पुराने दिनांकित चित्रों को हटा देते हैं और मैं देख सकता हूं कि इस स्टॉक ने मजबूत गति के साथ शुरुआत की। इसमें बेहतर शिखर हैं, इसलिए मैं अपने प्रारंभिक ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए शिखरों का उपयोग करने जा रहा हूं और फिर मैं महत्वपूर्ण उलट बिंदुओं की पहचान करने के लिए अपनी आंतरिक ट्रेंड लाइनों को खींचने जा रहा हूं। अब दैनिक समय सीमा पर मैं क्या देख रहा हूं? तो यह बहुत ही चक्रीय स्टॉक है और स्टॉक ई ने उलटफेर का उल्लंघन किया है, जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि RSI भी ताकत जुटाना शुरू कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 75 मिनट की समय सीमा भी अभी भी नकारात्मक सीमा में है, जो मुझे बहुत सहज नहीं बनाता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि स्टॉक निचली प्रवृत्ति रेखाओं का पुनः परीक्षण करने के लिए नीचे की ओर फिसल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस समय स्टॉक ताजा प्रवेश के लिए बहुत आकर्षक दिख रहा है। तो यह आपके लिए है प्रियंका। अब मैं समर्पण के लिए मोपिन लैब्स की ओर बढ़ूंगा और समर्पण मुझसे संभावित लाभ को देखने के लिए कह रहा है। उसे कितने समय तक रखना चाहिए? वह एक स्विंग ट्रेडर भी है, इसलिए वह चाहता है कि मैं GTT ऑन ऑर्डर को कुशलतापूर्वक लगाने और उन्हें प्रबंधित करने पर एक वीडियो बनाऊं। बिल्कुल, अगले सत्र में हम शायद GTT ऑन ऑर्डर और उन्हें प्रबंधित करने पर चर्चा कर सकते हैं। आपने हमें फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर ज्वाइन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ हैं। आइए मोपेन लैब्स पर एक नजर डालते हैं। अभी फार्मा और स्वास्थ्य सेवा के स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वे अब नई प्रविष्टियों के लिए बहुत आकर्षक नहीं रहेंगे, लेकिन वे धारण करने के लिए आकर्षक लगते रहते हैं। और यह सुनिश्चित करें कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं। तो प्रक्षेप वक्र स्पष्ट रूप से मजबूत और ऊपर की ओर है। दैनिक समय सीमा स्पष्ट रूप से बुल रेंज में है, इस बिंदु से सकारात्मक रेंज में है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वहां नकारात्मक रेंज थी। स्तर 60 पर प्रतिरोध हुआ कि स्तर 30 केवल एक बार टूटा। इसलिए कभी कभी आप स्टॉक्स में यह प्रवृत्ति भी देखेंगे जहां स्तर 60 ऊपर की ओर टूट रहा है, लेकिन स्तर 30 वास्तव में नहीं टूट रहा है। इस प्रकार की दोहरी विशेषता तब देखी जा सकती है जब अंतर्निहित प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है। इसलिए मोरपिन में आप देखेंगे पिछली रैली बहुत मजबूत थी, इसलिए जब सुधार वास्तव में शुरू हुआ तो इसने केवल नकारात्मक विचलन की आधी विशेषता को अपनाया और फिर जब बुल ट्रेंड इस विशाल ब्लफर मूव के साथ वापस आया तो तुरंत स्टॉक दो चुंबकों की तरह एक दूसरे से चिपक गया। यह बुल रेंज में शैली और सुंदरता के साथ वापस आ गया। यहां मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि आंतरिक ट्रेंड लाइन प्रतिरोध को तोड़ा गया है और स्टॉक उच्चतर प्रवृत्ति में है और मुझे विश्वास है कि यह कम से कम इस ऊपरी ट्रेंड लाइन प्रतिरोध के स्तर 100 के आसपास जा सकता है। अब उस स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं जिसे आपको बनाए रखना चाहिए। मैं देख सकता हूं कि पिछला वास्तविक उच्च स्तर इस स्तर के आसपास है और यहाँ स्टॉक ने फिर से उच्चतम स्तर बनाना शुरू कर दिया है। अभी स्टॉक ने थोड़ी सी सुधार ली है, इसलिए मैं ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश इस चरण में मैं आपको उस स्तर से छोटा कोई स्टॉप लॉस सिफारिश नहीं दे सकता। 55.8 एक संख्या है जो 50 और 60 के बीच आती है। यह संख्या गणित में उपयोग की जाती है और इसे हिंदी में 55.8 के रूप में लिखा जाता है। आइए सत्र को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सत्र को 10 मिनट से अधिक कर दिया है। आप लोग मुझे इतना व्यस्त रखते हैं, मैं अपने समय का ध्यान खो देता हूँ। तो इसके साथ ही हम आज के सत्र के अंत में पहुंचते हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे साथ जुड़ने के लिए समय निकाला। मैं आपको अपने मार्केट आउटलुक श्रृंखला के अगले सत्र में फिर से देखूंगा। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको ऐसा करने का सुझाव दूंगा, क्योंकि यह सत्र भी पहले महीने के लिए केवल सदस्यों के लिए मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किया जाएगा और इसे हमारे गैर अंग्रेजी
बोलने वाले दर्शकों के लिए हिंदी में भी अनुवादित किया जाएगा। तो अगर आप इस पूरी सत्र को फिर से देखना चाहते हैं, और मुझे स्वीकार करना होगा कि हिंदी आपको थोड़ी कठिन लग सकती है क्योंकि आप इसे देखने पर पता लगाएंगे, तो अगर आपको यह सत्र मददगार लगा तो मुझे एक शेयर और एक टिप्पणी देना न भूलें। एल्गोरिदम की मदद करें। आइए इस ज्ञान साझा करने के सत्र को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे फिर शुक्रवार को मिलूंगा। एक महान श्रोता होने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।